Okay, class, let's begin with the lecture number 5, which is about secant method. So हमने last time दो methods पढ़े for the solution of nonlinear equation. First is the bisection method and second is the NR method. दोनों मेथड टोटली डिफरेंट थे, बट अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो secant मेथड है, एंड दिस secant मेथड इज समहाउ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाइसेक्शन एंड एन एनआर मेथड. ठीक है, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं. दो की इसका फॉर्मूला अपना है, डिफरेंट फार्मूला है उन दोनों से, लेकिन इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंटर रिलेटेड हैं, कुछ बाइसेक्शन से और कुछ एनआर मेथड से. ठीक है, सो स्टार्ट लेते हैं. दिस इज द थर्ड मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस. इसका हम रेट ऑफ कन्वर्जेंस भी चेक करेंगे एंड इसका एरर भी चेक करेंगे कि इसका एरर किस तरह से प्रोपोर्शनल होता है. इसके अलावा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस के लिए इसका छोटा सा हम प्रूफ भी करेंगे, और वही एज यूजुअल वर्किंग रूल, और साथ में जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ओके, if xn minus 1 and xn are the two approximations to the root alpha, this alpha is an exact root. लास्ट टाइम हमने एनआर मेथड में एक अप्रॉक्सीमेशन कंसिडर किया था, सेकेंड मेथड में हम लोग दो अप्रॉक्सीमेशंस कंसिडर करते हैं, जिसमें हमारे पास एक xn minus 1 है और एक xn अप्रॉक्सीमेशन है. ठीक है, of a non-linear equation this, then xn plus 1 approximation is given by this formula. ये दो अप्रॉक्सीमेशंस हैं जो हम चूज करते हैं. ये हमारे पास एज एन इनिशियल गेसेस ट्रीट होता है. इन दोनों को हम इनिशियल गेसेस चूज करके इस फॉर्मूले के अंदर रिप्लेस करके हम अपनी वैल्यूज को जो आइट्रेशंस हैं उसको प्रोसीड करते हैं. Now this is the formula for the secant method, which is xn plus 1 is equals to xn minus 1. This is our approximate root जो हमारा initial guess होगा. Then f of xn, this xn is our initial guess जिसको हम लेंगे और इसको हम फंक्शन में पुट करके अपने वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे. Then simple we have xn, then f of xn minus 1. Again हमारा ये जो approximate root होगा इसको हम पुट करेंगे, और फंक्शन के अंदर पुट करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे. देन वी हैव एफ ऑफ एक्स एन एंड माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1, राइट. तो यहाँ पर जो हमारे पास n वेरी करता है वो वेरी करता है 1 2 3 अप टू सो ऑन. सो द थिंग इज कि जब आप यहाँ पे 1 रखोगे तो आपके पास यहाँ से आपको मिलेगा x नॉट विच इज आवर फर्स्ट इनिशियल गैस, x1 विच इज आवर सेकेंड इनिशियल गैस. ये दो इनिशियल गैसेस हैं जो हमारे पास होंगे. देन आपने n को रखना है 1. जब आप 1 रखेंगे यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा x2. ठीक है, यहाँ पर जब आप 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा x नॉट, राइट. यहाँ पर जब आप 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा f ऑफ x1. सिंपली यहाँ पर आपका 1 एंड देन आपके पास आ जाएगा f ऑफ x नॉट. ठीक है, इसको इस तरह से आपने कस्टमाइज करना होगा. देन वी हैव f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट. ठीक है, तो इस तरह से करके आप अपने फॉर्मूला को कस्टमाइज करेंगे. जैसे आपका नंबर ऑफ आइट्रेशंस इंक्रीज होती चली जाएंगी वैसे ही आपकी जो है x2 x3 इस तरह से आपका अपग्रेड होता जाएगा ये फॉर्मूला. तो इस फॉर्मूला को आपने अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करना है, बट मेक इट वेरी क्लियर कि आपके पास x नॉट और x1 की वैल्यूज ऑलरेडी अवेलेबल होंगी. ये दो इनिशियल गेसेस हैं जो हम चूज करेंगे, और हमारे इनिशियल गेसेस को चूज करने का वही प्रोसीजर है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और आगे जो थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट आएगा वो आपका x2 से आएगा. ठीक है, लेट्स सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सेम एज यूजुअल जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं. दिस इज आवर x एक्सिस, राइट, एंड दिस इज आवर y एक्सिस. ठीक है, एंड दिस y एक्सिस इज ट्रीटेड एज f ऑफ x. दिस इज आवर कर्व व्हिच रिप्रेजेंट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x. अब इसमें हम लोग करते क्या हैं, करते ये हैं कि हम लोग दो इनिशियल गेसेस लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज p नॉट एंड सेकंड वन इज p1. So we draw this secant line from p naught to p1. What is the secant line? Secant line क्या होती है? वो आपकी secant line होती है, वो कर्व को इंटरनली दो पॉइंट्स में से क्रॉस करती है या टच करती है, उसको हम secant line बोलते हैं. एक्सटर्नली वाली बात नहीं है. एक्सटर्नली अगर आपका कोई भी कर्व को कोई भी लाइन अगर टच करे किसी एक पॉइंट पे तो वो आपकी टेंजेंट लाइन होती है, जिसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट एनआर मेथड में पढ़ा था. ठीक है, सो ये आपके पास एक सेकेंड लाइन है जो p नॉट से p1, सॉरी, अच्छा ठीक है, आप इसको समझ लें. आप इस तरह से आपके पास जो है ना p नॉट से p1 तक एक लाइन है जो कि जा रही है, इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास सेकेंड लाइन है. अब ये जो सेकेंड लाइन है जिसने p नॉट से p1 तक का जो डिस्टेंस कवर किया है, इसमें इसने एक पॉइंट पे जाके x एक्सिस को टच किया है, एंड दिस इज आवर पॉइंट p2 जो कि हमारे पास एक न्यू इनिशियल गैस है. सो इस इनिशियल गैस में जो आपके पास p नॉट होगा वो आपका वैनिश हो जाएगा, और P2 जो है वो हमारा न्यू इनिशियल गैस होगा.
इसी तरह से हम जो है P1 से P2 तक जाएंगे. सो दिस इज आवर इनिशियल गेस. अगेन हम लोगों ने क्या करना है कि P1 से लेकर एक जो गेस था हमारा, उधर से हम लोगों ने जो अब P2 हमारे पास गेस था, वहां तक हमने अगेन एक सेकेंड लाइन को ड्रॉ किया है. अब P1 से P2 तक जो हमारे पास एक सेकेंड लाइन ड्रॉ हुई है, उसने फिर एक पॉइंट पे जाके जो है आपके एक्स एक्सिस को टच किया है. दिस इज आवर न्यू गेस विच इज P3. ठीक है. अब यहाँ पे P3 तक जो इसने गेस को किया है, अब ये जो आपके पास P1 वाला था ये वैनिश हो जाएगा. वैनिश होने के बाद आपका जो P3 है उससे अगेन हमने एक ड्रॉ किया है, सेकेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है, एंड दिस इज आवर P4. लेकिन ये आपकी सेकेंड लाइन नहीं हो सकती, ये केस बन जाता है आपका डाइवर्जेंस का. ठीक है. सो यहाँ पर इस दिस हाउ हम लोग जो है वो अपने रूट, दिस इज आर बेसिकली द रूट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे कर्व हमारा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है. सो P3 तक तो हमें उसने एक अच्छा रिजल्ट दे रहा था, लेकिन P4 पे जाके वो हमें डाइवर्ज कर रहा है इस सोल्यूशन को. तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके डाइवर्जेंस की, तो ऑब्वियसली NR की तरह हमारा सेकेंड मैथड भी डाइवर्ज हो सकता है. ठीक है. इसका वर्किंग रूल देखते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए. नहीं होता तो फिर हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट थिंग इज let f of x is equals to 0 be the given equation. as usual हमें कोई भी इक्वेशन गिवन है तो हम उसकी सबसे पहले चेक करेंगे कि वो नॉन लीनियर इक्वेशन है या नहीं है. अगर वो नॉन लीनियर इक्वेशन है तो हम प्रोसीड करेंगे. अगर वो नहीं है तो फिर आपने मेंशन कर देना है कि मेथड इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज नॉट अ नॉन लीनियर इक्वेशन. ठीक है. आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है. सेकेंड थिंग, हम लोगों ने इनिशियल गेसेस किस तरह से चूज करने हैं, वही प्रोसीजर है हमारे पास कि अगर आपको इनिशियल गेसेस दिए जाते हैं देन यू आर बाउंड कि आप वही चूज करेंगे. नहीं दिए जाते, आपको एक रेंज, आपको एक वो क्या कहते हैं उसको, रेंज दे दी जाती है. तो उसके अंदर से आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप उसकी मिड वाली वैल्यूज को चेक करें ताकि आपकी नंबर ऑफ आइटरेशंस डिक्रीज हो जाएं. और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, हिट एंड ट्रायल का मेथड अप्लाई करना है. सिमिलरली जिस तरह से बाइसेक्शन में हम लोग दो इनिशियल गेसेस लेते थे, इसमें भी हमने वैसे ही लेने हैं. आपने x0 और x1 को फाइंड आउट करना है such that f of x0 is less than 0 or f of x1 is greater than 0, or the second case is f of x0 is greater than 0 और f of x1 is लेस देन 0. दोनों ऑपोजिट होने चाहिए एक दूसरे के ताकि इनका जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 हो. ये कंडीशन अगर आपकी फुलफिल होती है तो आप लोगों ने आगे प्रोसीड करना है. अगर ये फुलफिल नहीं होती तो आप आगे प्रोसीड नहीं करोगे. फाइंड द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट. जब आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट हम लोग फाइंड करेंगे बाय दिस फार्मूला. दिस इज द कस्टमाइज्ड फार्मूला फॉर n इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. यहाँ पर अब हमने सिर्फ n को 1 रखा है और इसको कस्टमाइज किया है. इसी तरह से हम लोगों ने फाइंड आउट करने के बाद आपने इसको फंक्शन में रख के इवेलुएट कर लेना है. अगर आप इसको फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर इवेलुएट करना चाहते हो तब भी ठीक है, अदरवाइज आप सेकेंड आइट्रेशन के स्टार्ट में या जहाँ पे भी आप चाहो आप इसको इवेलुएट कर सकते हो बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट आपकी नेक्स्ट आइट्रेशन में चाहिए होगी, इसलिए आपने इसको फाइंड आउट करना है. ठीक है. देन आपने सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना है. सो आई रिकमेंड कि जब आप ये फाइंड आउट कर लो तो यहीं पे ही आप इसको इवेलुएट कर लो, बजाय इसके क्या फॉर्मूला लिखो फिर आपको याद आए कि हाँ आपने इसको भी इवेलुएट करना था तो फिर आप इसको इवेलुएट करें. तो वही बेहतर यही है कि आप यहाँ पर इसको पहले इवेलुएट करें फिर आप इसके सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट करें. ठीक है. नाउ दिस इज आवर सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट. यहाँ पर हमने n को रखा है 2 और n को 2 रखने के बाद हमने इस फॉर्मूला को कस्टमाइज किया है. जहाँ जहाँ पे आपका n-1 था वहाँ पे 1 आ गया है, जहाँ पे n था वहाँ पे 2 आ गया और जहाँ पे ऑब्वियसली n+1 था वहाँ पर 3 आ गया. सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट करने के लिए अगेन यू हैव टू कैलकुलेट f ऑफ x3. जो आपने x3 की वैल्यू फाइंड आउट की है उसको फंक्शन में रखें और इवेलुएट कर लें. देन फाइंड अ थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट एंड अप टू सो ऑन. इस तरह से आपने इसको कंटिन्यू रखना है अनटिल एंड अनलेस आप अपने रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट को नहीं पहुंच जाते. रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट क्या है कि अगर आपने टॉलरेंस को मीट करना है या आपके आंसर्स रिपीट हो रहे हैं तो तब तक आपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है. Okay, example number 1 है that find the real root of the equation by the secant method correct up to 3 decimal places. यहाँ पर हमने बहुत सी सिंपल सी एक इक्वेशन उठाई है और secant method हमने अप्लाई करना है. 3 डेसिमल की एक्यूरेसी हमने चेक करनी है. हमें रेंज प्रोवाइड नहीं की गई तो ऑब्वियसली हम लोग सबसे पहले इसकी रेंज को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. रेंज को कैलकुलेट करने के लिए हमने हिट एंड ट्रायल का मेथड अप्लाई करना है. हिट एंड ट्रायल मेथड आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस पॉइंट से मर्जी स्टार्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो.
आप पॉइंट वाली वैल्यूज चूज करना चाहते हो तब भी टोटली फाइन है, आप पॉइंट के बगैर चूज करना चाहते हो तब भी टोटली फाइन है। हिट एंड ट्रायल में आपके पास ओपन चॉइस होती है, आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट ले सकते हो। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो नॉन लीनियर इक्वेशन है, पहली चीज हमारे पास क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम लोग अप्लाई करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। सो एक्स नॉट एंड एक्स वन को फाइंड आउट करना है। फर्स्टली हम क्या कर, मैं हमेशा 0 से स्टार्ट लेती हूँ, आपकी चॉइस है, आप 0.6 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0.25 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू -1 मुझे आंसर दे रहा है। जब मैंने इस फंक्शन के अंदर 0 को पुट किया है, चीज़ों को रिप्लेस किया है, रिप्लेस करने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, तो मेरे पास आया है -1 विच इज़ लेस देन 0। देन 1 पुट किया है मैंने, पुट करने के बाद मुझे अगेन नेगेटिव वैल्यू मिली है, तो इसका मतलब कि मैं ये रेंज नहीं चूज कर सकती हूँ। देन एफ ऑफ 2 पुट किया है तो मेरे पास आंसर आया है 5। सो मैं जो पॉसिबल रेंज है वो 1 और 2 है। मैं चाहूँ तो इसको एज एन एक्स नॉट ट्रीट कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो इसको x1 ट्रीट कर सकती हूँ, लेकिन मैं इन दोनों को चूज नहीं करूंगी। मैं मजीद इनकी मिड वाली वैल्यूज को चेक करूंगी ताकि मेरे पास नंबर ऑफ आइट्रेशंस क्या हों, डिक्रीज हो जाए। ठीक है, क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम बैठ के 10-10 20-20 आइट्रेशंस करें। तो द थिंग इज कि हम पहले ही थोड़ा सा काम कर लेते हैं जो कि 5 मिनट का काम है, लेस देन 5 मिनट्स। तो उसमें हमें ये फ़ायदा मिल जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमने मिड वाली कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, और उससे हमारी नंबर ऑफ आइट्रेशन डिक्रीज होकर 3 या 4 पे आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे 1 पे मुझे नेगेटिव साइन मिलता है और 2 पे मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। सो अब मैं क्या करूँगी, इसकी मिड वाली वैल्यू चेक करूँगी, उसके अकॉर्डिंगली मैं अप या डाउन जाऊँगी। 1 पे मेरे पास नेगेटिव था, 2 पे मेरे पास पॉजिटिव था, मैंने हिट किया मिड वाली वैल्यू पे, मुझे पॉजिटिव मिला। इट्स मीन कि मुझे 1 वाली साइड पे मूव करना है। सो मैं 1.5 की जो प्रीवियस वैल्यू है 1.4 1.3 ये वाली वैल्यू चेक करूँगी, क्योंकि मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए। 1.4 पे मैंने हिट किया तो मुझे अगेन पॉजिटिव वैल्यू मिली, एक स्टेप और डाउन जाऊंगी, 1.3 पे जाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगी नेगेटिव वैल्यू। इस तरह से हम, जो मैंने आपको बात फर्स्ट डे पे बताई थी कि आप इसकी मिड वाली वैल्यू पे हिट करें सबसे पहले, ताकि आप चाहो तो 1.1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बट 1.5 पे हिट करेंगे तो आपको कम कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर जो मैं पॉइंट चूज करने जा रही हूँ वो मेरे पास x नॉट इज इक्वल टू 1.3 है और x1 जो है वो मेरे पास 1.4 है, बिकॉज दीज बोथ आर विद ऑपोजिट साइंस। तो मेरी जो क्राइटेरिया है इनिशियल गेसेस को चूज करने का वो टोटली फुलफिल होता है, बिकॉज इफ आई मल्टीप्लाई बोथ दीज f ऑफ 1.3 एंड f ऑफ 1.4 आई गेट the value less than 0। ठीक है, because negative positive gives you a negative value। तो यहाँ पे मेरे पास x नॉट और x1 चूज हो चुके हैं। अब इससे मैंने परफॉर्म करनी है आइट्रेशंस, लेकिन आइट्रेशंस में मुझे f ऑफ x नॉट और f ऑफ x1 की वैल्यूज की भी रिक्वायरमेंट है। सो सबसे पहले मैं f ऑफ x नॉट और f ऑफ x1 की वैल्यूज को कैलकुलेट करूंगी ताकि मैं अपने फॉर्मूला में रिप्लेस कर सकूं। ठीक है, सो f ऑफ x नॉट रखा और f ऑफ x1 रखा। एक और चीज़ कि आपने 3 डेसिमल की एक्यूरेसी को मेंटेन रीच करना है, तो आई रिकमेंड कि आप लोग 5 तक वैल्यूज़ को चॉप करते जाएं हर आइट्रेशन में, और फाइनली आप उसको जो आंसर आपने फाइंड आउट करना है उसको राउंड ऑफ करके आप निकाल दें। अगर आप साथ साथ भी राउंड ऑफ करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, आप कर सकते हो, बट इतना याद नहीं रहता बार बार राउंडिंग राउंडिंग राउंडिंग, तो चॉप करना ज़्यादा इजी होता है। तो 3 तक की एक्यूरेसी चाहिए तो 5 डिजिट्स तक आप चॉप करो। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स वन की जो वैल्यूज़ आई हैं, ये इतनी ही कंप्लीट वैल्यूज़ आती थी जो मैंने लिखा है ना, मैंने इनको चॉप किया है ना मैंने इनको राउंड ऑफ किया। अब फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन में आई जस्ट रिप्लेस एफ ऑफ एक्स नॉट एंड एफ ऑफ एक्स वन। दिस इज माई फर्स्ट आइट्रेशन, दिस इज माई कस्टमाइज फॉर्मूला। यहाँ पर एन को मैंने रखा है 1 और एक्स ही वेरिएबल मेरे पास यूज हो रहा था। तो यहाँ पर अब जहाँ पर x नॉट था वहाँ पे हमने x नॉट को रिप्लेस किया है विच इज़ 1.3, और जहाँ पर x1 था वहाँ पे हमने x1 को रिप्लेस किया है 1.4। सिमिलरली फॉर एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन की जो वैल्यू फाइंड की थी वो रिप्लेस कर दी, एफ ऑफ एक्स नॉट की जो वैल्यू फाइंड की थी वो रिप्लेस कर दी, सेम इन द डिनोमिनेटर। इस पूरे को हमने सॉल्व किया है। आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तब भी ठीक है, अदरवाइज सबसे पहले इसको सॉल्व करें, न्यूमिनेटर को आंसर लिखें, देन डिनोमिनेटर को सॉल्व करें, आंसर लिखें, लिखने के बाद इनको डिवाइड करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समटाइम्स ना हमें कैलकुलेटर भी धोखा दे जाता है, हम लोग 0.343 की जगह 0.33 हो जाता है, 4 प्रेस ही नहीं होता।
तो थोड़ा सा जो है ना वो चीज़ों को केयरफुली आपने लेके चलना है ताकि आपके पास आंसर ठीक आए। अब यहाँ पर ये जो मैंने वैल्यू चॉप की है ये मैंने 5 डेसिमल तक चॉप की है, जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि आप 5 तक इसको चॉप कर लें। अब मैं चाहती तो यहाँ पे इसको राउंड ऑफ भी कर सकती थी बट नहीं, मैं कम जो है वो एफर्ट करूँगी, इसलिए मैंने इसको 5 तक चॉप कर लिया है। आपको भी यही कहूँगी कि आप इसको 5 तक चॉप करें। अब ये जो x2 की वैल्यू है इसको अगेन मैं फंक्शन में रखूँगी बिकॉज f of x1 की वैल्यू तो ऑलरेडी मैंने फाइंड की है, तो सिर्फ मुझे f of x2 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मुझे आगे उसको यूज़ करना है। यहाँ पर ये जो मैंने साइन लगाया है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो भी टोटली फाइन है, लगाना चाहते हो तो भी फाइन है, इससे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि बाइसेक्शन में तो हम लोग चेक कर रहे होते थे ना, एग्जामिनेशन कर रहे होते थे। यहाँ पर हम लोग एग्जामिनेशन नहीं कर रहे तो इसको लगाना ना लगाना इक्वल ही है। तो सिंपली x2 को आप फंक्शन के अंदर रिप्लेस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आंसर आने के बाद आप अपनी सेकेंड आइट्रेशन की तरफ जाएंगे। सेकेंड आइट्रेशन में यहाँ पे मैंने रखा है n = 2, उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपने फॉर्मूला को कस्टमाइज किया है। करने के बाद x1 की जगह पे x1 की वैल्यू आई है, x2 की जगह पे दिस इज माय न्यू वैल्यू जो अप्रॉक्सीमेट रूट आया है फर्स्ट आइट्रेशन से। देन f of x2 ये जो मैंने यहाँ से फाइंड आउट किया था वो आया है। इसी तरह से f of x1 ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया हुआ था लास्ट आइट्रेशन से पहले, वो लिखा, एंड देन f of x2 माइनस f of x1, इसको अगेन मैंने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर मैंने आंसर लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने 6 तक चॉप किया है, आप 5 तक भी कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें 2 डेसिमल तक की एक्यूरेसी मिल रही है, 1.32 एंड 1.32। ठीक है, सो अगेन हम लोग आगे जाएंगे क्योंकि हमने 3 डेसिमल तक की एक्यूरेसी को मीट करना है। सो सिंपली f of x3 को आपने कैलकुलेट करना है, इस वैल्यू को उठा के आप फंक्शन के अंदर रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देन वी हैव अ थर्ड आइट्रेशन। थर्ड आइट्रेशन में अगेन हमने यहाँ पर n को रखा है 3, n को 3 रखने से उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने फॉर्मूला को कस्टमाइज किया है। कस्टमाइज करने के बाद x2 की जगह पे x2 की वैल्यू, f of x3 जो हमने प्रीवियसली फाइंड किया वो, और देन x3 एंड देन f of x2, एंड डिवीजन में हमारे पास सेम f of x3 माइनस f of x2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.324। अब जो आपके पास सेकेंड आइट्रेशन थी उसमें भी आपको 3 डेसिमल तक मिल रहा था, 1.324, और फोर्थ में जाके भी आपको 1.324 मिल रहा। इट्स मीन कि हमारी एक्यूरेसी यहाँ पर आ गई है, तो हम अपने मेथड को यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। इसके बाद आपको f of x4 की वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम तब फाइंड आउट करते कि अगर आप लोगों ने फोर्थ आइट्रेशन परफॉर्म करनी। जब आपने परफॉर्म ही नहीं करनी तो डोंट इवेलुएट दिस। इसको भी फाइंड आउट करने के लिए आपका टाइम यूज़ होगा, तो उस टाइम को आप बचाएंगे। सो आप यहाँ पर मेंशन कर दें कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी है वो हमारी यहाँ पे मेंटेन होगी है, विच इज़ 1.324। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। थोड़ी सी चेंज एग्जाम्पल है ये। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन x is equals to cos of x by secant method, correct up to 4 decimal places for the initial approximation p0 and p1। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस दे दी गई हैं, p0 भी आपको दे दिया गया है, p1 भी आपको दे दिया गया है। इस केस में आप लोग टोटली बाउंड हैं कि आपने यही यूज करना है। अब इसमें ना आप मिड वाली वैल्यूज चूज कर सकते हैं, ना आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप टोटली बाउंड है कि आपने p0 को 0.5 लेना है और p1 को π/4 ही लेना है। ठीक, अब सबसे पहले ये नॉन लीनियर हो गई, इनिशियल गेसेस भी हैं। अब इसमें हमें कोई भी टेंशन नहीं है कि हमने इनिशियल गेस को कैसे चूज करना है, क्या नहीं करना। लेकिन एक आप लोगों ने चीज माइंड में रखनी है कि p0 और p1 को चेक कर लेना है फंक्शन में डाल के कि क्या ये ऑपोजिट वैल्यूज देते हैं या नहीं देते। अगर ये ऑपोजिट वैल्यूज देते हैं देन यू हैव टू प्रोसीड फॉर द आइट्रेशन। अगर ये ऑपोजिट वैल्यूज नहीं देते तो फिर आपने प्रोसीड नहीं करना, फिर आपने ये मेंशन कर देना है कि ये हमारे पास ऑपोजिट वैल्यूज नहीं देते, इसलिए हम इस मेथड को प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट थिंग हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन है। सेकंड हम लोगों ने अपने इनिशियल गेसेस को चेक करना है। सो नॉन लीनियर इक्वेशन को सबसे पहले आप इक्वालिटी के एक साइड पे ले लें, बिकॉज हम हर केस में पढ़ते हैं दैट f of x is equals to 0, तो ये इक्वल्स टू 0 करना लाजमी होता है ताकि आप इजीली कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने p0 को रखा f of 0.5, तो मुझे मिला नेगेटिव। ठीक है, और f of π/4 को रखा तो मुझे मिला पॉजिटिव। इट्स मीन कि हमारे ये जो इनिशियल गेसेस हैं ये ट्रू हैं, हमें दोनों ऑपोजिट साइन के साथ दे रहे हैं, तो हम इसको लेके प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ वन थिंग,
जो स्टूडेंट गलती करते हैं, मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो आपकी कैलकुलेशंस रेडियन में होनी चाहिए। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये बात भूल गया है और उसने कैलकुलेटर रेडियन में नहीं किया, उसका कैलकुलेटर डिग्री में है, वो कैलकुलेशन कर रहा है, तो ये कंफर्म बात है कि आपकी ये जो वैल्यू है अगर या तो दोनों नेगेटिव में आएंगी या तो दोनों पॉजिटिव में आएंगी, और फिर आप लोगों ने नीचे मेंशन कर देना है कि ये हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑपोजिट वैल्यूज के साथ नहीं आ रही। सो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा ये आपको हमेशा सेम वैल्यूज के साथ ही दोनों आंसर्स देंगे, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जब भी आप न्यूमेरिकल की तैयारी कर रहे हो तो पेपर के लिए आए, क्विज के लिए, जो भी आपका सीन है, आपने अपने कैलकुलेटर्स बस रेडियन में ही रखें, कभी भी उसको डिग्री में नहीं करना। अगर ये इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया और ये वैल्यूज आपने चेक की तो ये आपको या तो दोनों नेगेटिव आएंगी या तो दोनों पॉजिटिव आएंगी, और आप लोगों ने वहीं पर स्टॉप कर देना है कि जी हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। आप इसको अभी भी अगर कैलकुलेटर्स है आपके पास तो आप इसको रख के चेक करें, ये आपको दोनों सेम वैल्यूज देंगे। बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिस केस में जो है आपको ये ऑपोजिट दे देते हैं डिग्री में, बट मोस्टली ये डिग्री में आपको सेम साइंस ही देते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में ये बात याद रखनी है कि आपकी रेडियन में कैलकुलेशंस हो, कैलकुलेटर आपका रेडियन में हो, ताकि आपको ऑपोजिट वैल्यूज दें। डिग्री में ये आपको ऑपोजिट वैल्यूज मोस्टली नहीं देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये ऑपोजिट साइंस आ चुके हैं। सो अब आपने इनको इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी आपका लेस देन 0 ही होगा। सो अब हम आगे फर्स्ट आइटरेशन परफॉर्म करने हैं। 4 डेसिमल की एक्यूरेसी हम लोगों ने रीच करनी है, ओके। अब ये हम लोगों ने n को रखा है 1 और 1 के अकॉर्डिंगली हमने अपने फॉर्मूला को कस्टमाइज कर लिया है। सिंपली जहाँ पे p नॉट था वहाँ पे हमने p नॉट को रिप्लेस किया, जहाँ पे p f ऑफ p1 था वहाँ पे f ऑफ p1 को किया। f ऑफ p1 हम लोगों ने वही फाइंड आउट किया है जो 0.5 फाइंड आउट किया, दिस इज आवर f ऑफ p नॉट, ठीक है। वहाँ पर उस तरह से मेंशन है, आप इस तरह से कर लो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। और जहाँ पे आपने P1 को रिप्लेस करना है वहाँ पे आप P1 को रिप्लेस करेंगे, विच इज पाई बाय 4 आई थिंक, ठीक है। दिस इज f ऑफ P1। सो आप इसको रिप्लेस करेंगे, सारी वैल्यूज को आपने इसकी जगह पे रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद आपने लिख लेना है। अब यहाँ पर 4 dp की हमें एक्यूरेसी चाहिए। सो एक्यूरेसी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 तक मैंने चॉप किया है। एटलीस्ट आप 6 तक इसको चॉप करें, ठीक है। अगर आप उससे ज़्यादा भी कर देते हैं तो भी ठीक है, लेकिन 6 तक मिनिमम है कि आप इसको चॉप करें। सही हो गया। सो करने के बाद अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे f ऑफ p2। f ऑफ p2 मैंने फाइंड आउट कर लिया, मेरे पास आंसर आ गया। देन आई हैव टू गो फॉर सेकंड आइटरेशन। सेकंड आइटरेशन परफॉर्म करने के बाद जो मेरे पास एक्यूरेसी मीट हो रही है वो 0.73 एंड 0.73 की एक्यूरेसी मीट हो रही है, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी मैंने फाइंड आउट कर ली है। अगर ये 2 आ गई हैं इसका मतलब 1-2 आइटरेशन और परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है। सो सिंपली हमने f ऑफ p3 फाइंड आउट कर लिया है। फाइंड करने के बाद हम अपनी थर्ड आइटरेशन परफॉर्म करेंगे। अब ये बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, इन नंबर्स को केयरफुली ट्रीट करना है बिकॉज कैलकुलेशंस में हमेशा स्टूडेंट्स गलती करते हैं और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि परफॉर्म कैलकुलेशंस केयरफुली, ओके। नाउ 0.7390। अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रीवियस आइटरेशन थी सेकंड वाली उसको दोबारा से हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आंसर था जी 0.7390 आ रहा था, और थर्ड आइटरेशन में जाके भी हमारे पास 0.7390 आ रहा है। सो 4 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी मेरे पास आ रही है तो मैं अपने मेथड को स्टॉप कर दूंगी, ठीक है। बिकॉज सेकेंड और थर्ड वाली मेरी ऑलमोस्ट रिपीट हो रही है। सो 4 डेसिमल प्लेसेस तक तो मैंने इसको यहाँ पे स्टॉप किया एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। एरर को देखते हैं सेकेंड मेथड में एरर क्या है। सो फर्स्ट थिंग इज हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एनआर मेथड में कि आपका जो एरर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है प्रीवियस टर्म के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर एरर जो होता है सेकेंड मेथड में वो आपके पास प्रोपोर्शनल होता है प्रीवियस 2 टर्म्स के प्रोडक्ट के, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन एनआर एंड सेकेंड मेथड कि सेकेंड मेथड में आपका पिछले 2 टर्म्स के प्रोपोर्शनल होता है, और अगर आपका हो जाए एनआर मेथड तो उसमें स्क्वायर के इक्वल होता है। सो ये दोनों आपके पास डिफरेंट चीजें हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें द एरर इन सेकंड मेथड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स। तो जब भी एरर के आपके बारे में सवाल किया जाए सो दिस इज अ प्रोपोर्शनैलिटी, और यहाँ पर कांस्टेंट है। सिंपली मैंने इस कांस्टेंट को हटाया है। सो जब भी आपके पास कांस्टेंट हटता है तो वहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाता है, ठीक हो गया।
अब हमारे पास बात आती है रेट ऑफ कन्वर्जेंस की। हमने लास्ट टाइम एनआर मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड किया था, जो कि आपके पास क्वाड्रेटिकली कन्वर्ज करता था और वो आपके पास 2 था। अब यहाँ पर हम रेट ऑफ कन्वर्जेंस इसका फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज एनआर मेथड की तरह हमें सेकंड मेथड भी बहुत कम आइटरेशंस में अच्छे रिजल्ट्स परफॉर्म करके दे रहा है। तो हम देखते हैं कि इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, क्या एनआर मेथड जितना है एनआर मेथड से ज़्यादा है या एनआर मेथड से समहाउ कम है। इसको हम इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको फाइंड आउट कर सकें। एरर की हमने बात की, तो एरर हमारे पास क्या था इस सेकंड मेथड का, दिस इज x epsilon n plus 1 which is equals to k, और प्रीवियस टू टर्म्स की इक्वालिटी यानी प्रोपोर्शनल था उसके। अब यहाँ पर मैं चूज कर रही हूँ आपके पास, ये हमारे पास केस था फॉर सेकंड मेथड, फॉर एनआर मेथड। तो अब हमारा पर्पस क्या है कि हमने इस p को इवेलुएट करना है। p हमारे पास ऑर्डर है और इस ऑर्डर को हमने इवेलुएट करना है और चेक करना है कि सेकंड मेथड में हमारे पास ये किस तरह से बिहेव करता है, क्या हमें रेट ऑफ कन्वर्जेंस देता है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 2 में आपने p को फाइंड करना है और उसके लिए हम लोग n को रिप्लेस कर रहे हैं n-1 से। ठीक है, यानी इस इक्वेशन में जहां जहां पर आपका n है उसको हम रिप्लेस करेंगे n-1 से। जब हम रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये चीज इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। कैंसिल आउट होने के बाद जो रिमेनिंग टर्म हमारे पास बचती है वो है एप्सिलॉन n विच इज इक्वल्स टू k एप्सिलॉन n-1 एंड पावर में है आपके पास p। अब आपने करना क्या है कि आपने इन दोनों साइड्स पे p को 1/p जो है वो पावर में लिख लेना है। उससे लिखने से क्या होगा कि हमारे पास ये वाला जो p है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने की वजह से अब ये अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो ये तो आपके पास टर्म इसके साथ कैंसिल होती है, लेकिन k के ऊपर आपके पास 1/p आएगा। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये इस तरह से आपके पास कुछ टर्म बन जाती है। नाउ दिस के इज अ कांस्टेंट, हम बजाय इसके कि पावर के साथ कांस्टेंट को लेके चलते रहें और ट्रीट करते रहें, अगर आप इसको रिप्लेस नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं के 1/p को रिप्लेस करने जा रही हूँ एक कांस्टेंट c से, ताकि मुझे बार बार इस पावर को लेके ना चलना पड़े। ठीक है, तो सिंपली मैंने इसको c से रिप्लेस कर दिया। c से रिप्लेस करने के बाद मेरे पास टर्म कुछ इस तरह से बन जाती है। इस तरह से बनने के बाद अब दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। सिंपली हमने क्या किया है कि c को यहाँ पर जाके डिवाइड कर दिया है, c यहाँ से हट गया है और एप्सिलॉन n-1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब मैंने करना क्या है कि जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 है उनको मैंने रिप्लेस करना है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास था एप्सिलॉन n+1 विच इज इक्वल्स टू k एप्सिलॉन n एंड एप्सिलॉन n-1। तो जहाँ पे n-1 था वहां पे हम ये रिप्लेस करेंगे और एप्सिलॉन n की जगह पे एप्सिलॉन n की वैल्यू को हम लोग लिखें, एप्सिलॉन n की वैल्यू ऐसे ही रहेगी। सो ये हम आपके पास था एप्सिलॉन n+1 जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, उसको हमने यहाँ पे रिप्लेस किया। ठीक है, उसके बाद k एप्सिलॉन n है और एप्सिलॉन n-1 की जगह पे आपने इस टर्म को रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद आपके पास ये k और ये 1/c ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको हम सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद आपके पास आता है k और दिस इज अ कैपिटल k, ये कैपिटल k है, स्मॉल नहीं है, एंड k/c। अब ये जो k/c है ये हमारे पास कांस्टेंट है और हम इसको यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे कैपिटल k से। कैपिटल k से जब आपके पास ये टर्म रिप्लेस हो जाएगी तो ये और ये आपके पास कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद आपके पास पीछे जो रिमेनिंग टर्म बच जाती है वो बच जाती है एप्सिलॉन n p विच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन n p + 1/p। ठीक है, अब आपके पास बेसिस सेम है और हम लोगों ने ट्रीट करना है सिर्फ पावर से, बिकॉज हमें ऑर्डर को फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए हम सिर्फ पावर से ही डील करेंगे, बाकी हम बेसिस को छोड़ देंगे। ठीक है, पावर्स को इक्वेट करेंगे, सो वी हैव p इज इक्वल्स टू p + 1/p। इसको आप वहां पे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाती है p², और ये दोनों इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे आएंगी तो नेगेटिव साइन के साथ चेंज हो जाएंगी। अब आप इस पे अप्लाई कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, बिकॉज ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है इसको सॉल्व करने का तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लूंगी। तो दिस इज माय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, p है, ये x नहीं है, p इज इक्वल्स टू -p + -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो हियर x इज इक्वल्स टू p, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -1। अब ये जो आपके पास
p के साथ वाली टर्म है वो एंड c इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर x की जगह पे हम p को रिप्लेस करेंगे और ये जो आपका फॉर्मूला है ये इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। चेंज करने के बाद आपकी कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाती है। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाती है। नाउ हियर p इज एन ऑर्डर। ऑर्डर जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस केस में जो आपके पास 1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे और हम सिर्फ और सिर्फ डील करेंगे 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 को। तो p इज इक्वल्स टू इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 1.618। नाउ अब ये p जो है ये हमारा ऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास सेकंड मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस है या ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो है 1.618। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सेकंड मेथड। अब ओके अब हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है जिसमें हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि आपका एनआर मेथड जो है वो सुपीरियर है सेकंड मेथड से। So the first thing in NR method, the error is proportional to the square of the previous errors. NR method में जो हमारा error है, because ये कोर्स है इसमें एरर की गेम है, तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बनता है एनआर के सुपीरियर होने का, वो पहला चीज ये है कि आपका जो एनआर मेथड है उसमें प्रीवियस टर्म के स्क्वायर का है। इसी तरह से अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में हमारे पास जो प्रीवियस टू टर्म्स का प्रोडक्ट है उसके इक्वल है। अब इस चीज को हम प्रूव कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हम एनआर की बात करते हैं, एनआर मेथड है आपके पास, उसमें आपके पास लेट अस सपोज कि प्रीवियस टर्म का जो एरर है वो 0.01 आ रहा है, ठीक है। सो अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो क्या आंसर आता है? 0.0001, ठीक है। इसी तरह से सेकंड के लिए हमारे पास एरर क्या है? प्रीवियस टू टर्म्स के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। तो लेट अस सपोज एक टर्म हमें आंसर देती है 0.1, दिस इज 0, और एक हमें देती है 0.01। इन दोनों का प्रोडक्ट लें, क्या? 0.001, ठीक है। सो अब यहाँ पर अब आप देखिए कि एनआर मेथड में जब प्रीवियस टर्म के स्केयर प्रीवियस जो एरर था उसका स्केयर लिया तो हमारे पास 000 तक की एक्यूरेसी है, और यहाँ पर आपको जो एक्यूरेसी मिलती है वो 2 डेसिमल तक की एक्यूरेसी मिलती है सेकंड में, ठीक है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है जिसपे हम कह सकते हैं कि आपका जो एनआर मेथड है वो सुपीरियर है सेकंड से, क्योंकि आपकी जैसे जैसे नंबर ऑफ आइट्रेशन इंक्रीज होती हैं वैसे वैसे आपका एरर ज्यादा रिड्यूस होता है कंपैरेटिवली टू सेकंड मेथड, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आर्ग्यूमेंट है हमारे पास जिसको हमने प्रूव किया है, जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है एनआर का वो 2 है, और जो सेकंड मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो 1.618 है। सो ऑब्वियसली 2 इज ग्रेटर देन 1.618। तो आपके पास जो 2 है वो एनआर मेथड का है, सो एनआर मेथड आपका सुपीरियर हो गया। सो ये दो आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसकी वजह से हम एनआर मेथड को प्रेफरेंस देते हैं। इसके बावजूद हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि आपका जो है वो सेकंड मेथड कैसे बेहतर है एनआर मेथड से, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बेस पे हमारे पास सेकंड मेथड एनआर से हम लोग उसको एनआर से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो फर्स्ट थिंग, इट कन्वर्जेस फास्टर, ठीक है, वो कन्वर्ज करता है फास्टर, लेकिन जितना वो फास्टर कन्वर्ज करता है उतने उसके डाइवर्जेंस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सेकेंड इज इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एनआर में हमें डेरिवेटिव की जरूरत थी और इसमें हमें डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसमें हमारा बहुत टाइम कंज्यूम होता है, तो हम ऑब्वियसली उस मेथड को नहीं चूज करेंगे, बिकॉज इसलिए हम लोग सेकंड को उस वक्त प्रेफर करते हैं जब आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, आप ना फाइंड आउट कर सकते हो या बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो, तो उस वक्त हम लोग सेकंड को चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें किसी भी फंक्शन की जितना भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा आपको उसकी डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। थर्ड थिंग, it requires only one function evaluation per iteration as compared to NR method. NR method में हर iteration में हमें function की भी evaluation करनी पड़ती थी और उसके derivative में भी value को replace करके उसकी evaluation करनी पड़ती थी। So इस method में हमें per iteration में एक function की ही evaluation मिलती है, तो इससे हमारा बहुत सारा time जो है वो बच जाता है। So इस case में भी हम लोग prefer करते हैं कि हम second method को ही choose करें। डिसएडवांटेजेस में जो फर्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है इट रिक्वायर्स 2 गेसेस, हमें इसमें 2 गेसेस की ज़रूरत होती है, जबकि एनआर में हमारा एक गेस से काम चल जाता है। सेकंड में इट इज़ नॉट गारंटी टू कन्वर्ज, इसमें हमारे पास कोई गारंटी नहीं होती कि ये कन्वर्ज करे, इसमें डाइवर्जेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितनी फास्ट कन्वर्जेंस होगी उतना ही डाइवर्जेंस के चांस ज़्यादा होता है।
जितना शॉर्टकट हम अप्लाई करते हैं उस तक, जैसे हम कहते हैं ना शॉर्टकट अप्लाई करेंगे तो गलती के चांसेस ज़्यादा हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलें गलतियाँ कम होती हैं, इसमें भी वही बात है। बाइसेक्शन मेथड छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलता है तो वो कभी भी डाइवर्ज नहीं करता, वो कन्वर्ज ही करता है चाहे जहाँ से स्टार्ट कर दें। लेकिन एनआर और सीकिन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जितना ये फास्ट कन्वर्जिंग है उतना ही इसके डाइवर्जेंस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ये मेथड आपका फेल हो जाता है कि अगर आपके पास ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वल हो जाए, एफ ऑफ एक्स एन एंड एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, बिकॉज अगर ये इक्वल हो जाएंगी तो आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा। सो इस केस में आपका जो मेथड है वो फेल हो जाता है। ठीक है,